जगत की आंखों से नींद बरबसी गायब हो रही थी। आज ना जाने क्यों और किसी की बात में आकर वह उस गली में चला गया था जिसे सब बदनाम गली कहते हैं। यहाँ आने वाले सभी बदनाम कहलाते जरूर हैं, लेकिन होते वो सभी शरीफ ही हैं जो कुछ पलों के लिए अपने बेचैन मन की शांति को यहाँ आते हैं। जगत को यहाँ आने का अफसोस नहीं था, बल्कि उसे अफसोस तो इस बात का था कि उसने एक ऐसा चेहरा वहां देख लिया था जो कभी उसके दिल के बेहद करीब था, जिस चेहरे का कभी वो दीवाना था। बचपन से लेकर के आज तक वो चेहरा उसके जहन में बसा हुआ था। वो चेहरा वहां क्या कर रहा है, सोचने लगा वो। उस जगह पर एक औरत का मिलना सिर्फ उसकी मजबूरी दर्शाता है, तो क्या वाकई वह इतनी मजबूर थी कि उसे इस गली का सहारा लेना पड़ रहा था, या फिर कोई और बात। जगत अपने दिमाग पर जोर डाल रहा था। जाना पहचाना सा चेहरा था वो, लेकिन कौन, वह नहीं पकड़ पा रहा था। वह बहुत कोशिश कर रहा था उसके चेहरे को समझने की, लेकिन समझ नहीं पा रहा था। उसे महसूस हो रहा था कि वो जो भी है उसके बहुत ही करीब है, उसके दिल के बहुत करीब। रात भर वो परेशान रहा, अपने दिमाग पर जोर डालता रहा कि वह चेहरा कौन है, लेकिन वो नाकाम था। शायद उस चेहरे और उसके दरमियान समय का बड़ा अंतर बीत चुका था, जिसने उसकी सोच को निष्क्रिय कर दिया था। अगले दिन अब उसे जानबूझकर उस गली में जाना था, सिर्फ इस बात को जानने के लिए वो चेहरा आखिर है कौन, और है तो वहां क्यों। रात के 9 बज रहे थे। जगत ने खाना खाया और एक बार फिर उसी गली का रुख कर लिया। उस गली में बहुत भीड़ थी। शराब के नशे में धुत लोग और दिल के टूटे हुए कुछ शहजादे उस गली में अपना इलाज ढूंढने का भरकस प्रयास कर रहे थे। गली में छज्जे के ऊपर सज धज कर सुंदर सुंदर रूप धरे कुछ जवान, कुछ अधेड़ और कुछ बहुत कम उम्र की बालाएं अपने ग्राहकों को लुभाने का प्रयास कर रही थीं। उनके चेहरे पर प्राकृतिक सुंदरता के नाम पर बहुत कुछ नहीं था, लेकिन क्रीम पाउडर और सौंदर्य प्रसाधन उनके चेहरे को आकर्षक जरूर बना रहे थे। नीचे घूमते गिद्ध की भांति ऊपर को ताड़ते उन ग्राहकों का क्या, उन्हें चेहरों से कुछ ज्यादा मतलब नहीं था। उनका मकसद कुछ हटकर ही था। जगत आज उसी भीड़ का हिस्सा था। उसे भी छज्जों से लड़कियों के इशारे मिल रहे थे, साथ ही अश्लील सी टिप्पणियां भी, जिसे सुनना उसके लिए शर्मनाक था। लेकिन यहाँ आने का उसका अलग ही मकसद था। उन लड़कियों से खेलना नहीं, बल्कि उस चेहरे को खोजना जो चेहरा उसके काफी निकट था। 2-3 घंटे उस गली में विचरण करने के बाद भी जगत खाली हाथ था। उसे आज भी उस चेहरे के दीदार नहीं हुए थे। कल वो चेहरा उसे कई बार दिखा था जब वह उसे देखने की कोशिश नहीं कर रहा था, लेकिन आज जब उसे देखने की भरपूर कोशिश थी तो वह चेहरा नदारद था। कहीं मेरा भ्रम तो नहीं था, जगत सोचने लगा। कभी कभी ऐसा भी होता है कि कोई एक परिकल्पना दिमाग पर हावी रहती है, जो कभी जीवन में बीती हुई है और यदा कदा सामने स्पष्ट या अस्पष्ट दिखने लगती है। ऐसा नहीं हो सकता। मैंने उसे काफी देर तक देखा था, उसकी मुस्कुराहट को महसूस किया था, उसके चेहरे को पढ़ा भी, इसलिए ये मेरा भ्रम तो नहीं था। जगत सोचने लगा, कोई बात नहीं, कभी तो मिलेगी। सोच करके जगत उस गली से वापस मुड़ लिया। गली के खत्म होते होते भी कम से कम 5 से 7 बालाओं ने उसे अपने पास बुलाने का असफल प्रयास अवश्य किया था, लेकिन जगत का उद्देश्य स्पष्ट था। अगले दिन एक बार फिर वो समय से पहले ही उस गली की तरफ चल दिया। अभी भीड़ भाड़ कम ही थी, लोगों का आना जाना अभी शुरू ही हुआ था। गली में अभी सजी सजी लड़कियों की आवाजाही भी कम ही थी, क्योंकि वह तो ग्राहकों के साथ ही बढ़ती है ना। और अभी ग्राहक कम ही थे, तो वह भी अपने को तैयार करने में मशगूल थीं। जैसे जैसे समय बीतता जा रहा था, ग्राहक बढ़ते जा रहे थे और साथ ही लड़कियां भी अपने फुल मेकअप के साथ छत पर आना शुरू हो चुकी थीं। उल्टे सीधे इशारे और अश्लील टिप्पणियों के साथ वो बाजार एक बार फिर से गर्म हो चुका था। जगत की आंखें हर एक औरत को पड़ रही थीं। वह उन चेहरों में से मात्र अपने चेहरे को ढूंढने की कोशिश कर रहा था। उसका मन मस्तिष्क अभी भी उस चेहरे के बारे में ही सोच रहा था। उसे महसूस हो रहा था कि वह चेहरा उसके साथ काफी समय तक रहा है, लेकिन कौन है वो। जगत अभी तक उस चेहरे को खुद के संबंध को जोड़ नहीं सका था। जगत के हाथ आज भी खाली ही थे। अब उसे वापस जाना था। जैसे ही वापसी के लिए वो मुड़ा ही था कि अचानक से उसकी निगाहों ने उससे कहा, कुछ तो दिखा है, जाना पहचाना सा।
शायद आंखों ने एक झलक देखी थी उस चेहरे की जिसे जगत देखना चाहता था। अचानक से जगत पुनः पीछे को मुड़ा। सरसरी निगाह से उसने सारे छज्जों की तरफ देखा। दूर एक छज्जे पर उसे उस चेहरे की झलक दिखाई दी। वह चेहरा खिलखिला रहा था, बहुत आकर्षक था वो, बहुत खूबसूरत भी। उसके चेहरे पर जो रंग और रूप झलक रहा था वह प्राकृतिक था। उसमें किसी भी तरह के सौंदर्य प्रसाधन का हाथ नहीं था। उसी छज्जे के नीचे ग्राहकों की एक बड़ी भीड़ खड़ी थी। शायद सभी उस खास चेहरे के दीवाने थे, एक झलक पाने को बेचैन थे। उस चेहरे की कीमत कुछ ज्यादा ही थी। वही चेहरा ऐसा था जो किसी भी तरफ मुखातिब न था, बल्कि सभी उसी तरफ ललचाई नजरों से देख रहे थे। उसे देखते ही जगत तेज कदमों से उसकी तरफ भाग चला। ग्राहकों की भीड़ को चीरता हुआ जगत तेज कदमों से उस छज्जे की तरफ बढ़ चला जहां कुछ ज्यादा ही भीड़ खड़ी थी। एक आकर्षक चेहरा सबको लुभा रहा था। लोग उसके दीवाने थे, कितना भी पैसा उस पर लुटाने को बेताब थे। लेकिन वो चेहरा ऐसे किसी को नहीं मिलने वाला था। उसके लिए एक अच्छा अमाउंट देना होता था। बावजूद इसके लॉटरी भी निकाली जाती थी, पहले पैसा और उसके बाद लॉटरी। जिस किसी किस्मत वाले का नाम आता था वह उस चेहरे के साथ अपनी किस्मत आजमाता था। शायद इसीलिए एक बड़ी भीड़ जमा थी वहां। लोग अपनी किस्मत आजमा रहे थे। जगत थोड़ी देर में ही उस जगह पर पहुंच गया। उसने भी उचक उचक कर उस चेहरे की तरफ देखने की कोशिश की। हालांकि उस चेहरे के लिए अन्य ग्राहकों की तरह का कोई क्रेज नहीं था, बल्कि उसे उस चेहरे में कुछ और ही देखना था। शायद वो जिसके लिए वह इस बदनाम गली में बार बार आ रहा था। यकायक तेज रोशनी के साथ वह चेहरा जगत की आंखों से टकराया। ओ नो, ये तो जगत ने दिमाग पर जोर डाला। ये तो कविता है। हाँ, कविता ही है। दिमाग ने एक बार फिर से उसे दस्तक दी। शायद अभी तक जिन प्रश्नों के उत्तर जगत नहीं पा सका था, अचानक से उसे उन प्रश्नों के उत्तर मिलने शुरू हो गए। अभी कुछ समय पहले तक ये चेहरा उसके लिए जाना पहचाना जरूर था, लेकिन उसका उससे क्या रिश्ता है, उसे इतना परेशान कर रहा था। कई सारे प्रश्न जगत के जहन में कौंध रहे थे, लेकिन अब नहीं। जैसे ही वो चेहरा उसकी आंखों से दोबारा टकराया, जगत के सामने पुराना अतीत घूम गया। ये करीब 25 साल पहले की बात थी। एक छोटे से कस्बे में जगत अपने माँ बाप के साथ रहता था। छोटा सा मोहल्ला था जहाँ लोग आपस में मिलजुल कर रहते थे। त्योहारों में एक दूसरे के घर आना जाना, तकलीफों में एक दूसरे के काम आना और खुशी में एक दूसरे के समक्ष शरीक होना, ये उस मोहल्ले की खास बातें थीं। कुछ लोग एक ही जाति बिरादरी के थे, तो कुछ और लोग भी। कुछ एक ही प्रांतों में से थे, तो कुछ अलग। जो एक ही प्रांतों के थे उनमें तो कुछ ज्यादा ही प्रेम भाव था, और साथ ही यदि वह एक ही जाति बिरादरी से थे तो उनके बीच मानो एक रिश्ता सा था। जगत उस वक्त 8 साल का था और उनकी ही बगल में रहती थी कविता, जिसकी उम्र थी 5 साल। जगत के माता पिता और कविता के माता पिता के बीच काफी अच्छे रिश्ते थे। दोनों परिवार एक दूसरे के साथ काफी घुले मिले थे। दोनों एक दूसरे के सदा काम आते थे। उनके प्रांत एक ही थे, साथ ही एक जाति बिरादरी भी। न जाने क्यों एक बार कविता के माता पिता ने जगत के माता पिता से एक बात कह दी, क्यों न कविता को तुम्हारे घर की बहू बना दिया जाए। बात छोटी सी थी, लेकिन जगत के छोटे से मस्तिष्क में घर कर गई, और शायद कविता के छोटे से दिल के कोने में भी कहीं रच बस गई थी। दोनों समय के साथ साथ बढ़ने लगे थे, और दोनों के दिलों में ये बात भी समय के साथ साथ जमा हो रही थी। किशोरावस्था की दहलीज में आते आते वह दोनों इस बात को समझ चुके थे कि दोनों के माता पिता ने उनको एक करने का वचन दिया है। इतनी बात तो अब दोनों समझने ही लगे थे, और इसी समझ से उन दोनों के बीच एक प्रेम का अंकुरण पनप चुका था। हालांकि दोनों ने इस बात का आपस में कभी जिक्र नहीं किया, लेकिन दोनों जब भी एक दूसरे को देखते थे उनके बीच जो अनछुई कोशिश होती थी उसमें प्रेम था। किसी अनजान से रिश्ते के साथ दोनों जवानी की दहलीज पर अब आ चुके थे। आज तक दोनों ने अपने दिल की बात एक दूसरे से साझा नहीं की थी, लेकिन दोनों समझते थे कि उनके बीच क्या रिश्ता है और ये रिश्ता कहाँ तक परवान चढ़ना है। लेकिन कहते हैं ना, वक्त बड़ा कारसाज होता है। अचानक से कविता के माता पिता का तबादला किसी दूसरे शहर में हो गया, और उस परिवार को वो कस्बा, वो मोहल्ला छोड़कर जाना पड़ा जिस जगह तबादला हुआ था।
वो जगह इस शहर से काफी दूर थी। जगत को याद आया जब दोनों परिवार एक दूसरे से बिछड़ रहे थे। दोनों परिवारों की आंखों में आंसू थे। सभी लोग एक दूसरे से ऐसे चिपट कर रो रहे थे कि मानो ये मोहल्ला नहीं, शहर नहीं, ये दुनिया छोड़ रहे हों। उनके बीच एक अटूट रिश्ता जो था, लेकिन उन सबसे ज्यादा घायल अवस्था थी जगत और कविता की। उनके माता पिता तो कम से कम एक दूसरे के गले लगकर अपनी पीड़ा को कम कर रहे थे, लेकिन इनके पास तो ऐसा करने का भी मौका नहीं था। दोनों जवान थे, कैसे एक दूसरे से चिपटते। दोनों के अंदर एक घायल कशिश थी जिसे सिर्फ उनके बरबस बहते आंसू ही बयां कर रहे थे। एक झटके के साथ ही 15 साल पुराना प्यार जुदा हो गया। रोते बिलखते कविता जगत से दूर हो चुकी थी। ये वह समय नहीं था जब आज की तरह मोबाइल से एक दूसरे से संपर्क हो सकता था। तब मात्र पत्राचार चलता था। एक व्यक्ति का जुड़ाव मात्र पत्र के माध्यम से ही था, और ये पत्र सार्वजनिक थे। दिल की बात, अपने अरमान लिखे नहीं जाते थे, क्योंकि दूसरे के हाथों में पड़ने का खतरा जो था। शुरू शुरू में तो जगत और कविता के पेरेंट्स की नज़दीकियां पत्राचार के माध्यम से जुड़ी रहीं, साथ ही दोनों की आस भी। लेकिन समय के साथ साथ पत्रों की फ्रीक्वेंसी कम होती चली गई, और इन दोनों के बीच पनपे प्यार की महक भी दम तोड़ने लगी थी। उस दिन जगत ने बड़ी हिम्मत करके कविता को पहला पत्र लिखा। करीब करीब 1 महीने बाद उस पत्र का उत्तर उसे मिला। उस पत्र को पढ़ते ही जगत की आंखों से आंसू बहने लगे। उस पत्र में उसकी प्रेमिका कविता के आंसू स्पष्ट झलक रहे थे। उसने अपनी मजबूरी उस पत्र के माध्यम से साझा की थी कि उसकी शादी कहीं और तय कर दी गई है, जिसका विरोध वो अब नहीं कर सकती, क्योंकि उसके पिता का अकस्मात देहांत हो चुका था। ले देकर एक माँ और उसकी एक छोटी सी इच्छा, उसकी शादी। लड़का अच्छे घराने का है, अच्छा कमाता है, मुझे बहुत पसंद करता है। मैं चाहते हुए भी उसे मना नहीं कर सकती, और करूं भी तो कैसे। उस वक्त कौन था मेरे साथ, मेरे पास कौन खड़ा था। तुमने कभी इस बात का इजहार नहीं किया कि तुम मुझे चाहते हो, मुझसे शादी करना चाहते हो, मेरे हर कदम पर मेरा साथ देना चाहते हो। मैं कैसे उसे मना करती। तुमने अपने दिल की इच्छा मुझसे कभी जाहिर ही नहीं की। यदि मैं मना कर देती और बाद में मैं तुम्हारी तरफ से भी मुझे पॉजिटिव रिस्पांस न मिलता, तो मैं कहाँ जाती। मैं तो टूटती ही, साथ में मेरी माँ का दिल भी टूट जाता। और अभी अभी वह इतने बड़े सदमे से बाहर आई हैं। एक मैं ही तो उसकी जिम्मेदारी हूँ, जिसे पूरा करके अपने दिल का बोझ वो हल्का करना चाहती है। मैं मजबूर हूँ, मेरी शादी कहीं और तय हो चुकी है। अब यदि तुम्हारे दिल में कोई जज्बात मेरे लिए हैं भी, तो उन्हें अपने दिल से मिटा देना। मेरा ख्याल कभी मत लाना। सोच लेना, एक सपना देखा था तुमने और मैंने, जो आँख खुलते ही टूट गया। और सपना तो सपना ही होता है, जो एक बार देखने के बाद दोबारा आंखों में नहीं आता है, कभी नहीं। मुझसे यदि कोई गलती हो गई हो तो मुझे क्षमा करना। सिर्फ तुम्हारी कविता। उस पत्र में कविता के सूखे आंसू भी स्पष्ट झलक रहे थे। जगत ने अपने हाथों से उन आंसुओं को स्पर्श किया। स्पर्श करते ही उसके भी आंखों से आंसू बहने लगे। शायद ये प्रेम की पराकाष्ठा ही थी। कविता के मन की पीड़ा ने जगत को रुला दिया था। जगत ने एक बार सोचा भी कि अभी दौड़कर कविता के पास चला जाए और उसे रोके, उसे शादी के लिए मना करे, उससे कहे कि मैं हूं ना, बचपन से लेकर आज तक तुम्हारा इंतजार करने वाला, तुम्हारा प्रेम। और जब इंतजार की घड़ियां खत्म हो रही हैं तो तुम मुझे छोड़कर जाने की बात कर रही हो। माना तुम्हारी मजबूरी हो सकती है, लेकिन क्या कभी तुमने मेरी मजबूरी के बारे में सोचा। मैं क्यों शांत रहा, मैं क्यों नहीं तुमसे अपनी बात कह सका। तुम भी तो ये बात मुझसे कह सकती थी। तुमने भी तो मुझसे प्रेम किया था। मुझे पता है, जितना प्यार मेरे हृदय में तुम्हारे लिए था, उससे कहीं ज़्यादा तो तुम मुझे प्रेम करती थी। लेकिन समय के आगे तुम भी मजबूर थीं और मैं भी। ना तो तुम मुझसे कुछ कह सकी और ना मैं तुमसे कुछ कह सका। हम दोनों के बीच का प्यार हमारे दिलों में ही दफन रह गया। लेकिन जगत ने फिर भी कोशिश करनी चाहिए। कविता के यहाँ जाने का मन बनाया, लेकिन उसके माता पिता ने एक ऐसी बात जगत को बता दी जिससे उसके आगे बढ़ने वाले कदम ठिठक कर रुक गए। उसे पता चला कि कविता का होने वाला पति कई समय से उसके परिवार का पूरा खर्चा उठा रहा है। उसके दुख की उस घड़ी में जब कविता के आसपास कोई भी नहीं था, सिर्फ वह व्यक्ति उसका सहारा बन के खड़ा था। उसने पूरे परिवार को उस वक्त आसरा दिया।
जब वो लगभग बेसहारा थे, कविता अब ना चाहते हुए भी उसके साथ जाने को मजबूर हो चुकी होगी, क्योंकि उसके एहसानों के तले वो दब चुकी है। उसके पिता के मरने पर जो कुछ भी अंतिम क्रियाएं थीं, उस व्यक्ति ने ही उन्हें अंतिम रूप दिया, और उसके बाद उसके पूरे परिवार का बनकर वो व्यक्ति ही खड़ा मिला। अब सोचने की बारी जगत की थी। एक भले मानुस की जिंदगी में अचानक से हलचल पैदा करना शायद जगत को नागवार गुजर रहा था। शायद ये उसकी परीक्षा की घड़ी थी, जिसमें वह असफल नहीं होना चाहता था। आगे बढ़ने वाले उसके कदम यकायक से रुक गए। उसने अपने सीने पर पत्थर रख लिया। अपने बचपन के प्यार को उसने कुर्बान कर दिया। अब एक खूबसूरत सपने के साथ ही उसे जीना था, वो फैसला ले चुका था। इस पत्र के बाद उसकी और कविता की कभी कोई बातचीत न हुई, और इस बात को भी अब करीब और 10 साल बीत चुके थे। उसकी यादों में कविता थी, लेकिन उसका चेहरा नहीं। जगत ने भी अभी तक शादी नहीं की थी। शायद उसके बचपन का वो वाकया आज भी उसके दिल और दिमाग में ताजा था। वह चाह कर भी कविता को नहीं भूल पा रहा था। हाँ, कुछ यादें मध्यम जरूर पड़ गई थीं, लेकिन पूरी तरह से नहीं। और उस दिन कविता की एक झलक ने उसके मानस पटल पर एक हलचल सी पैदा कर दी थी। कविता आज न जाने कितने सालों बाद उसके सामने थी, लेकिन इस हालत में क्यों? उस भीड़ में जगत लगातार कविता को देख रहा था। एक बार फिर से उसकी आंखों में आंसू आ चुके थे। वह कविता के चेहरे को पढ़ रहा था। लोगों की नजरों में कविता खुश थी, चहक रही थी, मुस्कुरा रही थी, लेकिन उसके अंतर्मन की पीड़ा को कोई नहीं पढ़ पा रहा था, सिर्फ जगत के अलावा। जगत काफी देर तक कविता को देखता रहा और मन ही मन अपने से प्रश्न करता रहा, क्या मेरे प्रेम का ये हश्र होना था? क्या गलत हुआ है कविता के साथ? कविता ऐसी लड़की कभी नहीं थी जो इस रास्ते को अपनाएगी। तो उसके साथ क्या घटित हुआ? उसके पिता भी नहीं थे, एक लाचार सी माँ, उसके हिसाब से एक अच्छा पति, लेकिन क्या वह अच्छा रह सका? सैकड़ों प्रश्न जगत के जहन में कौंधने लगे थे। उसे जल्द से जल्द कविता से मिलना था, जो इतना आसान न था, क्योंकि कविता से मिलने का मतलब इस बदनाम गली में पैसा और लॉटरी था। यहाँ पर व्यक्तिगत संबंधों का कोई मोल नहीं था, भावनाओं का इस जगह पर कोई स्थान नहीं था, और प्रेम तो यहाँ से कोसों दूर था। इतनी बड़ी भीड़ में कविता की नज़र उस पर पड़ना स्वाभाविक नहीं था। वह तो और दिनों की भांति ही अपनी दिनचर्या में मशगूल थी, लेकिन इतना अवश्य था कि उसके चेहरे पर मासूमियत थी, एक दर्द था जिसे सिर्फ और सिर्फ जगत ही महसूस कर पा रहा था। उस जगह पर कुछ ज्यादा ही भीड़ थी। लोग दीवाने पागलों की भांति कविता को निहार रहे थे। गिद्ध की भांति उनकी गंदी नजरें कविता के जिस्म पर थीं। ऐसे में जगत ने वहां रुकना उचित न समझा, और वह उल्टे कदमों से अपने घर पर वापस आ गया। अब उसे इस बात पर विचार करना था कि वह कैसे कविता से अकेले में मिल सके और जान सके उसके साथ क्या घटित हुआ है। साथ ही वो कैसे उसे इस गंदी महफिल से बाहर निकाल सके, और भी बहुत कुछ जो उसके जहन में चल रहा था। लेकिन क्या ये इतनी जल्दी संभव था? शायद नहीं, लेकिन प्रयास तो करने ही थे। रोज रोज उस गली में जाकर पैसे फेंकना और लॉटरी में शामिल होना, इस बात का कोई औचित्य न था। तो फिर कैसे वह कविता से मिल सकता था? अचानक उसे अपने बचपन के दोस्त की याद आ गई। वह दोस्त जो पुलिस महकमे में एक बड़े पद पर था, एसपी रैंक में, और जल्द ही उसका तबादला इस शहर में भी हुआ था। अब पुलिस महकमे के द्वारा ऐसी जगहों पर जाया जा सकता है, क्योंकि ये एक सरल प्रक्रिया थी। उसने फौरन अपने दोस्त को फोन मिलाया। हेलो, मैं जगत बोल रहा हूँ। हेलो जगत, कैसे हो? मैं ठीक हूँ यार, तुमसे काम था। अरे बताओ, बचपन के दोस्त को याद किया है, ये तो मेरा सौभाग्य है। मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ? जगत को अच्छा लगा कि उसके बचपन के दोस्त ने कॉल पर उसे इतना अच्छा रिस्पांस दिया। दोस्त, तुम्हारे शहर में एक बदनाम गली है। हाँ है, वहाँ जाना है क्या? वह मुस्कुराते हुए बोला। नहीं, मुझे वहाँ जाना नहीं है, लेकिन वहाँ मुझे किसी से मिलना है। किससे मिलना है? बताओ, जब चाहे मिल सकते हो। लेकिन दोस्त, उससे मिलना इतना आसान नहीं है। अरे यार, तुम्हारे दोस्त के रहते किसी से भी मिलना बहुत आसान है। बस तुम बताओ किससे मिलना है? कविता से। कविता से? ये कौन है? कहने को तो उस बदनाम गली की वेश्या, लेकिन मेरे दिल के बहुत करीब है। एक वेश्या तुम्हारे दिल के करीब? कैसी बातें कर रहे हो तुम? हाँ दोस्त, ये बहुत लंबी कहानी है। कभी मिलोगे तो आराम से बताऊंगा। इस वक्त सिर्फ मुझे उससे मिलना है,
और मैं सिर्फ तुम्हारी मदद से ही उससे मिल सकता हूँ। तो फिर ठीक है, कब मिलना है? उसके दोस्त ने बड़े आत्मविश्वास से कहा, कल शाम को ही मिलवा दो। ठीक है, तो कल शाम को हम दोनों चलते हैं उस कथित बदनाम गली में, और मैं तुमको मिलवाता हूँ कविता से। ओके, थैंक यू यार, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वाली कोई बात नहीं है, ये तो मेरे लिए बहुत छोटा सा काम है, और तुम जैसे बचपन के दोस्त के लिए तो जान भी हाजिर है। यार ये तुम्हारा बड़प्पन है। चलो कोई बात नहीं, कल मिलते हैं शाम को बदनाम गली में, ठीक है? अब जगत को इंतजार था कल शाम का, जब उसकी मुलाकात होनी थी उसके प्रेम से यानी कविता से। जगत ने बड़ी बेचैनी के साथ उन पलों को काटा। उसे बड़ी बेसब्री के साथ उस शाम का इंतजार था जब उसे मिलना था अपनी प्रेमिका से, अपने बचपन के प्रेम से, उस चेहरे से उसे मुलाकात करनी थी जो उसकी दिलो जान में बसा रचा था। अब उसके जहन में एक डर भी था, क्या कुछ सामने आएगा? कितना भयावह होगा? क्या कहेगी वो? कहीं ऐसा तो नहीं कि जाने अनजाने इन सब का कारण वह खुद ही हो। सांझ ठीक से भी नहीं हुई थी कि जगत अपने एसपी मित्र के पास पहुंच गया। क्या बात है, कुछ ज्यादा ही बेचैन दिख रहे हो दोस्त? उसके दोस्त ने उसे समय से पहले ही आया देख तंज कसा। हाँ यार, कुछ बात ही ऐसी है। अरे हम भी तो जाने ऐसी क्या बात है भाई। अगर दिल का मामला है तो मैं कहना चाहता हूँ कि खूबसूरती पर मत जाना। ऐसी खूबसूरत वेश्याएं एक ही रात में न जाने कितनों को दिल बांटती फिरती हैं। नहीं, ये तो ना तो खूबसूरती की बात है और ना ही रात में दिल बांटने की। ये बात है प्रेम की। प्रेम की? यानी तुम्हें उस वेश्या से प्रेम हो गया है? मित्र ने पूछा। नहीं, मुझे उससे प्रेम नहीं हुआ है, बल्कि मुझे उससे प्रेम हुआ था कभी। मतलब ये एक लंबी कहानी है। आओ बैठो, मैं तुम्हें बताता हूँ। कहने के साथ ही साथ जगत ने अपने मित्र एसपी को अपने बचपन से लेकर के आज तक की सारी बातों से अवगत करा दिया। ओह, तो ये बात है, वो पुनः बोला। तो क्या तुम उससे शादी करना चाहते हो? अभी कुछ नहीं कह सकता हूँ, लेकिन यदि मेरा प्रेम सच्चा होगा तो शायद ये भी संभव है। तभी तो मैं उससे मिलना चाहता हूँ, उसके दिल का हाल जानना चाहता हूँ, समझना चाहता हूँ। आज भी उसके दिल में मेरे लिए कुछ है क्या? क्या आज भी वो उस पहले वाले दर्द को महसूस करती है, या फिर इस चकाचौंध की दुनिया में खो चुकी है? यदि ऐसा कुछ होगा तो मुझे मजबूरन अपने दिल को मनाना पड़ेगा और उसको भूलना पड़ेगा। लेकिन यदि आज भी उसके दिल में मेरे लिए कुछ है तो मैं उसको ऐसे अकेला नहीं छोड़ूंगा। उसे खुद को इस बाजार में और नहीं नुचवाने दूंगा। उसे एक इज्जत भरी जिंदगी दूंगा, एक पति का प्यार दूंगा और इस संसार में सर उठाकर जीने की आज़ादी दूंगा। वेरी गुड दोस्त, तुम्हारे विचार तो बहुत अच्छे हैं। जगत के कंधे पर हाथ रखते हुए उसके मित्र ने उसे शाबाशी दी। और मुझे भी खुशी होगी यदि मैं तुम्हारे इस नेक काम में तुम्हारे किसी भी काम आ सका। चलो फिर नेक काम में देरी किस बात की। कहते ही दोनों उठे और उस बदनाम गली की तरफ चल दिए। रात गहराने लगी थी। बाजार एक बार फिर से सजने लगा था। लोगों की भीड़ एक बार फिर से उस बदनाम गली में बढ़ने लगी थी। जगत के लिए वैसे तो ये सब आसान न था, लेकिन आज उसे आसान लग रहा था क्योंकि एक बड़ा पुलिस ऑफिसर उसके साथ था। पुलिस की गाड़ी उस बदनाम गली के मुहाने पर रुकी। पुलिस का हूटर सुनते ही भीड़ इधर उधर छटने लगी। लोग डरकर इधर उधर भागने लगे क्योंकि काम तो वहाँ 2 नंबर का ही चलता था ना। थोड़ी देर में ही जगत और उसका मित्र उस बदनाम गलियारे के सबसे बड़े सुपरवाइजर लाजोबाई के सामने थे। अरे साहब, आपने कैसे आने की जहमत उठाई? आदेश कर देते, जो लौंडिया कहते वह होटल पर पहुंचा देती। मुझे कोई लौंडिया बौंडिया नहीं चाहिए। मेरी एक बात ध्यान से सुनो, एसपी ने कहा। बताइए साहब, वो जो तुम्हारा आखिरी वाला कोटा है, अच्छा वह कविता बाई का? नाम सुनते ही जगत बोल पड़ा। उसका नाम कविता बाई है? हाँ साहब, उसका नाम कविता बाई ही है। पूरी गली की शान है वो। हमारे सारे के सारे ग्राहक उस पर जान छिड़कते हैं। उसके साथ एक रात बिताने के लिए मुंह मांगी रकम देते हैं। सुनो, एसपी ने उसकी बात काटी। हमें तुम्हारी कविता बाई से अभी मिलना है। अभी साहब? अभी तो धंधे का टाइम है, अभी तो नहीं मिलवा सकती। बाई बोली। तुमको पता है मैं कौन हूँ? एसपी ने थोड़ा सख्त लहजे में कहा। हमें पता है साहब, आप पुलिस के बड़े अधिकारी हैं, लेकिन माफ़ी चाहते हैं। इस वक्त तो हम आपकी बात नहीं मान सकते। आपने जो कुछ करना है वह कर लीजिए, लेकिन हाँ, आप आए हैं, आपका स्वागत है। आपकी बात का मान रखा जाएगा और कल सुबह जिस वक्त आप कहेंगे, लेकिन 10 बजे के बाद
आपको हम कविता से क्या, जिस लौंडिया से कहोगे उस लौंडिया से मिलवा देंगे, लेकिन अभी के लिए माफ़ी चाहती हूँ। एसपी वक्त की नजाकतता को समझता था। उसको हालांकि बाई की बात अच्छी नहीं लगी, लेकिन वह जानता था इस वक्त बेफिजूल की बातें करने का कोई औचित्य नहीं है। और फिर 10-12 घंटे की तो बात है। जो बात इस वक्त नहीं हो सकती है, वह बात कल सुबह भी हो सकती है। इसलिए उसने बाई के साथ कोई जोर जबरदस्ती नहीं की और बड़ी शालीनता से उसके समक्ष बात रखी। ठीक है बाई, तुम्हारे धंधे का वक्त है, मैं इस वक्त तुमको डिस्टर्ब नहीं करूंगा, लेकिन कल सुबह ठीक 11 बजे मैं और ये शख्स जो मेरे साथ है आपके इस अड्डे पर आएंगे और आपको कविता बाई से हमें मिलाना होगा। हाँ तो ठीक है, मैंने कब मना किया है, आप आइए, आपका स्वागत है। ठीक है, कहते ही एसपी ने जगत को देखा। जगत ने भी मौन स्वीकृति दे दी। अब दोनों उस गली से बाहर आ चुके थे। गाड़ी हॉर्न बजते हुए जैसे आई थी वैसे ही वापस चली गई। अब जगत को सुबह का इंतजार था। सुबह 11 बजते ही जगत और उसका एसपी मित्र एक बार फिर से उस बदनाम गली में पहुंच चुके थे। उनके पहुंचते ही लाजो ने उनका स्वागत किया। स्वागत है श्रीमान, आप अपनी बात पर खरे उतरे और अब मैं भी। अब फटाफट कविता को मेरे इस मित्र से मिला दो, एसपी ने कहा। बिल्कुल मिलाते हैं। लाजोबाई ने आंखों ही आंखों में सामने खड़ी लड़की को इशारा किया। सर झुकाते हुए बड़े अदब के साथ वो उस कमरे से निकल गई और थोड़ी ही देर बाद वह बला की खूबसूरत कविता बिजली गिराते हुए उस कमरे में प्रविष्ट हुई, जिसे देखते ही वहां खड़े सभी लोगों की आंखों में चमक आ गई। ये तो बला की खूबसूरत है, एसपी के मुंह से निकला। कविता ने ना तो जगत की तरफ देखा और न ही वहां खड़े किसी अन्य व्यक्ति की तरफ। वह सीधे लाजोबाई की तरफ मुखातिब हुई। कैसे याद किया? लाजो ने फौरन उंगली से इशारा करते हुए कहा। एक दीवाना है तुम्हारा, कई दिनों से तुम्हारे आसपास घूम रहा है, लेकिन तुमसे मुलाकात नहीं हो पा रही थी। अपने दोस्त को लेकर के आया है तुमसे मिलने, कि कुछ ज्यादा ही बेकरार लग रहा है। कविता ने फौरन कनखियों से झांककर जगत की तरफ देखा। आप कौन हैं और क्यों मुझ नाचीज से मिलना चाहते हैं? कविता की आंखों में जगत से मिलकर कोई भी प्रतिक्रिया नहीं दिखाई थी। ना तो कोई हर्ष था, न ही कोई उल्लास, न कोई नयापन। ऐसा लग रहा था कि मानो कविता जगत को जानती ही नहीं है, जबकि जगत का चेहरा कविता को देखते ही इस कदर चमकने लगा था कि मानो बस अभी उससे चिपक ही जाएगा। लेकिन कविता की तरफ से इतना ठंडा रिस्पांस देखकर जगत के भी आश्चर्य की सीमा न थी। मन ही मन वो सोचने लगा, क्या बात है, कविता के चेहरे पर कोई भाव नहीं है? क्या वजह हो सकती है? क्या वाकई में ये मुझे रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रही है, या फिर जानबूझकर मुझे इग्नोर कर रही है? खैर, जानना तो है ही। इसलिए उसने लाजोबाई से कहा, कविता से मिलवाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, लेकिन मैं कुछ क्षणों के लिए एकांत चाहता हूँ, ताकि मैं जिस उद्देश्य से यहाँ आया हूँ अपनी बात कविता जी के सामने रख सकूँ। हाँ, बिल्कुल रख सकते हो, आपको एकांत मिलेगा, लेकिन समय की बंदिश को ध्यान रखना। तुम्हें मात्र 10 मिनट मिलेंगे। ठीक है, मेरे लिए पर्याप्त हैं, जगत ने कहा। अब सभी लोग कमरे से बाहर जा चुके थे और जगत कविता से मुखातिब हो चुका था। क्या बात है कविता, शायद मुझसे मिलकर तुम खुश नहीं हुई। आपसे मिलकर खुशी नहीं हुई मतलब? मैं समझ नहीं पाई, आप हैं कौन? मैं तो आपको जानती ही नहीं हूँ। हम पहले मिले हैं क्या? क्या बात कर रही हो? हम दोनों का बचपन एक साथ में बीता है। हम एक दूसरे के कितने करीब थे, तुम्हें पता भी है। वक्त ने हमें एक दूसरे से दूर कर दिया। मैं मजबूर था, तुम मजबूर थी, लेकिन इस तरीके से तुम मुझे पहचानने से इनकार करोगी, ये मुझे नहीं समझ में आ रहा है। मेरी कोई गलती नहीं थी और शायद तुम्हारी भी नहीं। ये वक्त की मार थी जो हम दोनों एक दूसरे से अलग हो गए। जगत की बातें सुनकर कविता के चेहरे पर कोई भी भाव नहीं आए। ऐसा लगा मानो जगत की बातों का उसके जीवन से कोई मतलब नहीं था। उसने कहा, देखिए आपका नाम मुझे नहीं पता। जगत ने कहा, जी जगत जी, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि आप क्या कहना चाहते हैं। मैं और आप बचपन में एक साथ थे। आप मुझसे क्या नहीं कह पाए, मैं आपसे क्या नहीं कह सकी, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और तो और, मैं तो आपको पहचानती भी नहीं हूँ। क्या कह रही हो? इस तरह से मेरा दिल मत तोड़ो। जगत ने झट कहा, क्या दिल मत तोड़ो? आपकी बातें मेरे सर के ऊपर से निकल रही हैं, मुझे कुछ नहीं समझ आ रहा है।
और अब मुझे इजाज़त दीजिए, क्योंकि मुझे बहुत काम है। मैं रात भर की थकी हुई हूँ और मुझे कुछ देर सोना है, क्योंकि एक बार फिर से मुझे रात में महफिल सजानी है। कहते हुए कविता कमरे से बाहर जाने लगी। तुम मुझे इस तरह से इग्नोर करोगी, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है, जगत ने कहा। मुझे माफ़ कीजिए, कहते ही कविता कमरे से बाहर निकलने लगी। कविता, मेरी एक बात सुन लो, जगत ने कहा। लेकिन कविता न रुकी। अब जगत ने तेज आवाज में कहा, तुम्हें मेरी कसम। सुनते ही कविता के पैर ठिठक गए। कविता के कदम रुक चुके थे और जगत की सांसें चलने लगी थीं। उसे अब विश्वास हो चला था कि हो न हो कविता उसे पहचान चुकी है और किसी मजबूरी की वजह से ही वह उसे पहचानने से इनकार कर रही है। जगत उसके रुकते ही उसकी तरफ बढ़ा। मुझे पता था तुमको आज भी मेरी उतनी ही चिंता है जितनी तुम कभी किया करती थी, इसीलिए तुम मेरी कसम सहन नहीं कर सकी और तुम्हें रुकना पड़ा। कविता ने जगत की तरफ पलट कर देखा। और नहीं, आप गलत हैं, मैं वाकई आपको नहीं पहचानती हूँ। मैं तो सिर्फ आपकी कसम शब्द को सुनकर ये यकायक आश्चर्य में पड़ गई। मुझे लगा शायद आप अपने प्रेम के प्रति कुछ ज़्यादा ही वफादार हैं, तो उसके लिए स्वयं को भी न्यौछावर करने में पीछे नहीं हैं। मैं दुआ करूँगी कि आपको आपका प्रेम जल्दी मिल जाए। कहते हुए कविता कमरे से बाहर की ओर जाने लगी। अब जगत के पास शब्द नहीं थे। एक बार वह खुश हुआ था कि शायद उसे उसकी कविता मिल चुकी है, लेकिन अब नहीं। वह समझ गया था कि वह गलत है। शायद ये उसकी आंखों का भ्रम ही है जो किसी भी लड़की में अपना प्रेम ढूंढ रहा है। तभी कविता के कमरे से बाहर निकलते ही लाजोबाई, एसपी और कई और लड़के लड़कियां कमरे में आ गईं। हो गई तुम्हारी बात, हो गई मन की तसल्ली, ठीक है, अब आप जा सकते हैं। लाजोबाई ने जगत की तरफ देखकर उसके उतरे हुए चेहरे को देखकर कहा। ठीक लाजोबाई, तुम्हारा धन्यवाद। शायद मैं ही गलत था। अपने अपने काम पर लग जाओ। लाजोबाई के साथ में खड़े लड़कों को आदेश दिया और खुद भी उस कमरे से बाहर चली गई। अब यहाँ सिर्फ जगत और एसपी ही थे। एसपी ने जगत का उतरा हुआ चेहरा देखा तो उसके कंधे पर हाथ रखकर पूछा, क्या हुआ दोस्त, क्या रिजल्ट निकला? कुछ भी नहीं मेरे मित्र, शायद मैं ही गलत था। गलत मतलब? एसपी ने पूछा। क्या कविता ने कोई रिस्पांस नहीं दिया? वह कविता होती तभी तो रिस्पांस देती। मतलब शायद मैं गलत था। उसकी बातों से मुझे एक बार भी नहीं लगा कि वह मेरे बचपन वाली कविता है। या तो वो झूठ बोल रही है या फिर इस रंगीन दुनिया में वह इतनी मस्त हो गई है कि यहाँ से अब वापस नहीं जाना चाहती। जगत ने मायूसी से कहा, तो अब क्या सोचा है? अभी फिलहाल कुछ नहीं, लेकिन मैं इतनी जल्दी हार मानने वाला नहीं हूँ। तुम्हारा शुक्रिया, तुमने मुझे मदद की। अब आगे का काम मैं खुद कर लूँगा, तुम्हारी मदद के बगैर। वह कैसे? एसपी ने पूछा। एक ग्राहक के तौर पर मैं फिर कोशिश करूँगा। जितना पैसा लगेगा मुझे उसकी परवाह नहीं। कम से कम एक ग्राहक के तौर पर मुझे पूरी रात उसके साथ बिताने को मिलेगी। 10 मिनट की कोई बंदिश नहीं होगी और उतने समय में मैं अपनी बात, अपने भाव, अपनी पीड़ा उसके सामने रख सकता हूँ। अपने दिल की गहराइयों से उसे रूबरू करा सकता हूँ। हो सकता है मुझे इसमें कुछ वक्त लगे, क्योंकि कविता के लिए यहाँ लॉटरी सिस्टम है। फिर भी मैं पूरी कोशिश करूँगा। चलो कोई बात नहीं मित्र, आज वापस चलते हैं। कल कभी भी तुम्हें मेरी आवश्यकता हो मुझे याद कर लेना। मैं ईश्वर से यही कामना करूँगा कि तुम्हें तुम्हारा प्यार मिल जाए। लेकिन ये कविता ही है ना? एसपी ने पुनः शंका जताई। 100% मैं सब कुछ भूल सकता हूँ, लेकिन वह चेहरा नहीं जो बचपन से लेकर जवानी तक मेरे पास था। मेरी आंखों के सामने ही नहीं बल्कि मेरे दिल के पास था। और दोस्त आंखें धोखा खा सकती हैं, लेकिन दिल नहीं। कोई बात नहीं, अभी शायद मेरा वक्त खराब है, लेकिन वक्त आएगा, मुझे पता है। कहने के साथ ही उसने अपने दोस्त एसपी को साथ लिया और आज के लिए विदा लिया। अब जगत अपने काम से शाम को 6 बजे तक वापस आ जाता था, खाना खाता और उसके बाद उसकी एक ही दिनचर्या थी। वह समय पर उस बदनाम गली में पहुंच जाता था और सीधे कविता के इलाके में पहुंचकर पैसों की बोली लगाता। हमेशा हर शाम उसकी बोली सबसे ज्यादा होती थी, लेकिन भाग्य उसका साथ नहीं देता था। लॉटरी किसी और के नाम निकल जाती थी, लेकिन एक बात जरूर थी कि उस भीड़ में अब जितना वह कविता को देखने की कोशिश करता था, कनखियों से कविता भी उसके चेहरे को देखने लगी थी। भीड़ में कविता अब जगत को ढूंढने लगी थी। जिस दिन जगत लेट हो जाता उस दिन कविता परेशान हो जाती थी। वहां के नियमों में वो बंधी थी। उस बदनाम गली की बदनाम रातों में
अपना शरीर किसी और को वो सौंपती जरूर थी, लेकिन उसका मन, उसकी आत्मा पूरी रात जगत के साथ रहती थी। यानी जैसे जगत को इंतजार था उस रात का, जब वह कविता के पास आएगा। शायद उससे कहीं ज्यादा इंतजार कविता को अब था उस रात का, जब जगत उसके साथ होगा। शायद आज जगत की किस्मत खुलने वाली थी। शाम होने के पहले ही जगत उस भीड़ का हिस्सा बन चुका था। और महत्वपूर्ण बात तो ये थी कि जिस जगह पर कविता रात्रि 8 बजे तक आती थी, अब छज्जे से कविता की निगाहें जगत के आगमन का इंतजार करने लगती थीं। शायद आज कुछ अलग होने वाला था। आज भी जगत ने सबसे ज्यादा बोली लगाई थी। हालांकि कविता के दीवानों की कमी ना थी। कोई 10,000 लगाता था, तो कोई 15,000, कोई 20, तो कोई 25। मतलब हर दीवाना एक से बढ़कर एक था। लेकिन जगत दीवाना नहीं था, वह प्रेमी था। दीवाने एक रात के होते हैं, प्रेमी आजीवन का होता है। बचपन से लेकर के आज तक जगत ने कविता से ही तो प्रेम किया था, वरना उम्र के इस पड़ाव में आने पर भी वह अविवाहित था। क्यों, आज भी उसके दिल के कोने में कहीं ना कहीं कविता के लिए एक प्रेम हिलोरे ले रहा था। वह बात अलग थी कि वक्त के खेल के आगे दोनों ही मजबूर थे। दोनों एक दूसरे से अलग होकर कहाँ थे, उन्हें नहीं पता था। लेकिन आज वक्त एक बार फिर उन्हें पास लाने के लिए अपनी पूरी कोशिश कर रहा था। आज की सबसे ऊंची बोली जगत की थी। बावजूद इसके लॉटरी सिस्टम होना ही था, क्योंकि कविता के दीवानों ने ही ये सिस्टम बनाया था और नाम निकल गया था। आज का दीवाना है जगत। सुनते ही जगत अपनी जगह पर 1 फुट से ज्यादा उछल गया। उसे अपनी किस्मत पर विश्वास नहीं हो रहा था कि आज वह अपनी कविता से रात भर मिलकर बातें करेगा, उसे कुछ सुनाएगा, उसकी कुछ सुनेगा, उसकी मजबूरी को समझेगा और अपनी मजबूरी भी साझा करेगा। उसने फटाफट पैसे जमा किए और कविता के कमरे की तरफ चल दिया। और सच बताऊं, जगत का नाम सुनते ही सबसे ज्यादा जो खुश थी वो थी कविता। शायद जितना इंतजार जगत को था, उससे कहीं ज्यादा इंतजार अब कविता को था। जगत ने हौले से कविता के कमरे का दरवाजा खोला। अंदर कविता सजी सवरी बैठी थी, जैसे एक नई नवेली दुल्हन अपने पति का इंतजार कर रही हो। अब वह रवैया हर रात का था, ये विशेष आज का। इसके बारे में जगत को पता ना था। अंदर झांक कर जगत ने हौले से कहा, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? कविता ने कनखियों से जगत को देखा और कहा, अंदर आने के लिए ही तो पैसे दिए हैं, तो इसमें पूछने की क्या आवश्यकता है? कविता ने ये प्रदर्शित किया कि उसने जगत को अभी देखा नहीं है। जैसे रोजाना की तरह ग्राहक कमरे में आता है, वही रवैया उसने प्रदर्शित किया, जबकि वह जानती थी कि आज उसका जगत उसके कमरे में आया है। जगत के कमरे में अंदर पैर रखते ही अचानक से कविता पलटी। अरे तुम आज फिर? जगत ने 1 मिनट रुककर कहा, हाँ मैं, लेकिन आज पूरे पैसे देकर आया हूँ। मुझे पता है, पूरे पैसे देकर के आने वालों को ही इस कमरे में आने की अनुमति है। कविता ने कहा, लेकिन तुम फिर से वही सारे बोगस सवाल मुझसे मत पूछना। कविता ने मुंह बनाते हुए कहा, ऐसा है, पूरे पैसे दिए हैं आज रात के लिए, मैं कुछ भी पूछ सकता हूँ और कुछ भी कर सकता हूँ। बस आ गए ना उसी लाइन पर, जैसे और लोग आते हैं। कविता ने व्यंग कसा, अभी तो मैं कमरे में आया ही हूँ। अभी से मेरे लिए तुमने ये धारणा बना ली। अब मैं कैसा हूँ कैसा नहीं हूँ, ये तुम सुबह ही डिसाइड करना। जगत ने कहा, चलो जो भी आता है एक ही उद्देश्य लेकर आता है। कविता ने स्पष्ट किया, लेकिन मेरे कई उद्देश्य हैं। जगत ने कोट खूंटी पर टांगते हुए कहा। जगत और कविता अब एक ही पलंग पर एक दूसरे के आमने सामने बैठे थे। दरवाजे पर तभी दस्तक हुई। आपके लिए खाना तैयार है, लगा दूं? ये सेविका थी जिसने बाहर से कविता को आवाज लगाई। हाँ, खाना ले आओ। सुनते ही सेविका 2 थालियों में खाना लेकर कमरे में प्रविष्ट हो गई। आप तीखा ही लेंगे शायद? खाने की थाली को जगत के आगे बढ़ाते हुए कविता ने पूछा। तुम्हें कैसे पता है कि मैं तीखा ही लेता हूँ? जगत ने प्रश्न किया। मुझे कैसे पता होगा? मैं तो आज पहली बार आपसे मिल रही हूँ। मेरा मतलब है दूसरी बार। कविता ने कहा। तो फिर आपने कैसे कहा कि आप तो तीखा ही लेंगे? जगत का वाजिब प्रश्न था, क्योंकि आज की रात के लिए आप हमारे मेहमान हैं। आपकी पसंद नापसंद दोनों का ख्याल रखना हमारा फर्ज है। और खाना खिला रही हूँ तो पूछूंगी ना, क्या पसंद है, तीखा या मीठा? कविता एक प्रोफेशनल की तरह बात कर रही थी। उसके बोलने का तरीका वैसा ही था कि सामने वाला संतुष्ट हो जाए। दोनों ने खाना शुरू करने के लिए हाथ बढ़ाया, तभी जगत ने पहला कौर कविता की तरफ बढ़ा दिया। ये क्या?
कविता असहज होकर बोली, ये पहला कौर मेरी ओर से, लेकिन क्यों? आज की रात मैं आपका मेहमान हूँ, तो मेरी किसी भी बात पर आप प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं लगाएंगी, सिर्फ मेरी बात मानेंगी। सुनते ही कविता ने अपना मुंह खोल दिया। दोनों अब खाने में मशगूल थे। तभी कविता कुछ ऐसा बोल दिया जिसे सुन जगत सन्न रह गया। आंटी जी कैसी हैं? सुनते ही जगत को 440 वोल्ट का झटका लगा। आंटी जी, वह भी उसके मुंह से। इसका मतलब स्पष्ट था कि अतीत के झरोकों से इसका संबंध अवश्य था। जगत को अब एक आशा की किरण दिखने लगी थी। आंटी जी से तुम्हारा क्या मतलब? तुम तो कह रही हो कि मैं तुम्हें जानती ही नहीं हूँ। जगत ने तपाक से प्रश्न दाग दिया। आंटी जी से मेरा मतलब है आपकी माता जी। माता जी तो होंगी ना आपकी। आवश्यक नहीं है कि मैं उन्हें जानती ही हूँ, मगर मुझे लगा कि आपकी माता जी की कुशलता के बारे में जानना चाहिए, इसीलिए मैंने ये प्रश्न किया। आपका आपके और मेरे जीवन के अनछुए पहलुओं से कोई मतलब नहीं है। मैं एक बार फिर से कह रही हूँ कि मैं आपको नहीं जानती हूँ। ये तुम्हारी मेरी सिर्फ दूसरी ही मुलाकात है, इसलिए कृपा करके खुद को मुझसे जोड़ने की गलती ना करें। स्पष्ट रुखता कविता का। मैं तुम्हें खुद से जोड़ नहीं रहा हूँ, क्योंकि हम और तुम कभी जुड़े ही नहीं। सिर्फ भावना ही थी जो जुड़ने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसके पहले ही तुम मुझसे दूर हो गईं और पता ही ना कहाँ चली गईं। इसलिए मैं तुमसे जुड़ने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ कुछ टूटी हुई कड़ियों को जोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ। ये शब्द दिल को छू लेने वाले थे, मन के तारों को हिलाने वाले थे, और शायद इसका स्पष्ट संकेत कविता की आंखों में दिखने लगा था। अचानक से कविता ने अपना मुंह पीछे कर लिया। शायद उसके भाव उसके आंसुओं से बाहर आने लगे थे। उसने हौले से अपने आंसुओं को पोंछा। शायद वह अपने आंसुओं को जगत से छुपाना चाहती थी। दोनों के दिलों में एक सैलाव था, एक तूफान था जो बाहर आने को मचल रहा था। लेकिन न जाने कविता की क्या मजबूरियां थीं जो उस तूफान को खुद में समेटे हुए थी। बातों ही बातों में अब खाना खत्म हो चुका था। आज भी तुम्हें टमाटर आलू की सब्जी पसंद है? जगत ने हाथ धोते हुए कहा। ऐसी कोई बात नहीं है, ये सामान्य है। और फिर मुझे क्या पसंद है क्या नापसंद आपको पता नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये हमारी दूसरी मुलाकात है। कविता ने एक बार फिर वही बात दोहराई, जिसे सुनते ही जगत आग बबूला हो गया। ये क्या तुम बार बार दूसरी मुलाकात की रट लगाए हो? मैं कह रहा हूँ ना कि मैं तुम्हें जानता हूँ और तुम भी मुझे बचपन से जानती हो। फिर क्यों ये नाटक बना रखा है? क्या मजबूरियां हैं तुम्हारी? यही जानने के लिए आज आया हूँ। तुमने कहा ना, हर एक का एक ही उद्देश्य होता है यहाँ आने का, लेकिन मेरा ऐसा कुछ नहीं। तुमसे मुलाकात के लिए जो पैसे खर्च किए हैं, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा दर्द महसूस करने के लिए, जानने के लिए कि हमारे बीच जो भाव रहे हैं, जो संबंध रहे हैं, वो किस तूफान में बह गए, उनके बारे में जानना चाहता हूँ। तुम्हारी कहानी जानना चाहता हूँ। मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं सिर्फ मन की शांति चाहता हूँ। और तुम्हें विश्वास नहीं होगा, मैं आज भी तुमसे प्रेम करता हूँ, इसलिए आज भी तुमको ही ढूंढ रहा हूँ। अब जब तुम मिली हो तो बार बार दूसरी मुलाकात की बात करके प्लीज मेरे घावों को मत कुरे दो। जगत के आंखों में अब आंसू थे। उसने लगभग हाथ जोड़ते हुए कविता से ये बात कही। जगत के आंसुओं ने कविता को शायद तोड़ दिया। उसने जगत के दोनों हाथों को अपने हाथ में ले लिया। नहीं, मुझे इतना भी सम्मान मत दो, मैं शायद इसके लायक नहीं हूँ। अब कविता भावुक हो समय की धारा में बह चली। मुझे बताओ तुम्हारे साथ क्या घटित हुआ? जगत ने बात जाननी चाहिए। एक आप ही तो हो जिसको मैंने अपने मन में बसा रखा है। कितने लोग आकर के मेरे शरीर से खेलते हैं, लेकिन सिर्फ मेरे शरीर से, मेरे दिल में, मेरे मन में कोई जगह नहीं बना सका आपके अलावा। तुम्हारा पति भी नहीं? जगत ने पुनः पूछा। किस पति की बात कर रहे हो? वह पति था जरूर, लेकिन शायद एक सौदागर ज्यादा था। आंसू पोंछते हुए कविता बोली, मतलब मुझे बताओ, मैं जानना चाहता हूँ तुम्हारे बारे में। कविता, मैं आज भी तुमसे प्रेम करता हूँ, इसी वजह से मैंने आज तक शादी नहीं की। तुम्हारा इंतजार आज भी मुझे है। जगत भावुक होकर बोला, ये मेरा सौभाग्य है कि मुझ जैसी अपवित्र महिला के लिए आज भी तुम जैसा एक बांका जवान इंतजार कर रहा है। तुम मुझे पवित्र देवी मान करके अपने जीवन में उतारना चाहते होगे, लेकिन अब तुम जान ही चुके हो मैं कितनी अपवित्र हूँ, कितनी गंदी हूँ। अब आपका और मेरा इस जन्म में तो मिलन संभव है ही नहीं। कविता रोते हुए बोली, ये तुम क्या कह रही हो? कविता, शरीर और आत्मा दोनों अलग अलग हैं। मैंने तुम्हारी आत्मा से प्रेम किया है,
तुमसे प्रेम किया है, शरीर से नहीं। कविता के लिए ये शब्द अनमोल थे। सुनते ही वो भावुक हो गई और यकायक जगत के गले से लिपट गई। एक तेज अश्रुधारा उसकी आंखों से बहने लगी। जगत ने बमुश्किल उसे अपने गले से छुड़ाया और अपने हाथों से उसके आंसुओं को पोंछने लगा। जगत की आंखों में भी आंसू थे। दोनों अपने अतीत को अपने आंसुओं से धोना चाहते थे। तभी कविता ने अपने बारे में बताना शुरू किया। मेरी खूबसूरती पर मेरे पति भी शुरू से ही फिदा थे। वह किसी भी हालत में मुझे पाना चाहते थे। इसीलिए उन दिनों जब मैं मजबूर थी, मेरे पिता जब बीमार थे, तब मेरे पति ने मेरे कंधे से कंधा मिलाकर मेरा साथ दिया। मुझे एक मायावी जाल में फंसाने की चेष्टा की। मुझे लगा कोई तो है जो मेरे दुख के दिनों में मेरा साथ दे रहा है। मेरे पति ने पैसों से मेरी मदद की, साथ ही स्वयं भी अपने को समर्पित किया। मेरे पिता के इलाज में जो भी पैसा लगा, खर्चा उन्होंने उठाया। और साथ ही जब कभी भी मुझे या मेरे परिवार को जरूरत महसूस हुई, वो खड़े मिले। लेकिन वह सब एक सौदा था। सौदा? हैरानी से जगत बोला। हाँ, जैसे लॉटरी होती है ना, पहले कुछ पैसे लगाओ और बाद में उन पैसों से कई गुना पैसा बना लो। शायद यही मानसिकता थी उनकी। मैं उनके एहसानों तले दबती चली गई। मुझे लगा शायद मुझे सहारा देने वाला मिल गया। हालांकि आप उस वक्त भी मेरे दिल में थे, लेकिन मैं आपसे इतनी दूर थी कि आपसे मदद न मांग सकी, आपको कांटेक्ट ना कर सकी और मजबूरी के हाथों गुड़िया बनती चली गई। ऐसी गुड़िया जिसे किसी ने खूब सजाया हो, खूब गहने पहनाए हों, लेकिन किस लिए? उसे मौत के घाट उतारने के लिए। बस यही छोटी सी कहानी है मेरी। एक लंबी सांस लेते हुए कविता ने बात को विराम दिया। मुझे पूरी बात बताओ, तुम्हारे साथ एक्चुअली बुरा क्या हुआ? जगत ने अपनी जिज्ञासा प्रकट की। इससे ज्यादा बुरा क्या होना था? आज इस बदनाम गली में बैठी हूँ। अगर मर जाती तो शायद ज्यादा सुकून मिलता। यहाँ की जिंदगी तो मौत से भी ज्यादा बदतर है। अलग अलग लोग यहाँ आते हैं, मेरे शरीर को रात भर नोचते हैं। मेरी भावना की कोई कदर नहीं करता। मेरे मन में क्या है, किसी को इससे कोई मतलब नहीं होता। लेकिन उनके मन में क्या है, सिर्फ इस बंद कमरे में वही खुलता है। थक कर चूर हो जाती हूँ। सुबह कुछ घंटों के लिए सोने को मिलता है। सांझ होते ही एक बार फिर से अपने शरीर को सजाकर किसी अगले ग्राहक का इंतजार करने लगती हूँ। बस इतनी सी है ये मेरी जिंदगी। लेकिन तुम्हारे पति ने ऐसा क्या किया जो तुम यहाँ? बताती हूँ। बस एक बार अपनी बाहों के बंधन में बांध लो मुझे। आज इस बंधन में सुकून सा मिल रहा है। जगत ने कविता को अब अपने सीने से चिपटा लिया। आज शायद पहली बार था कि कविता को किसी ने अपने सीने से लगाया था और कविता उस बंधन में इतना सुकून महसूस कर रही थी। कितने पराये मर्द उसे रोज छूते हैं, लेकिन आज किसी मर्द की छुअन में उसे अपनेपन का एहसास हो रहा था। वह चाहती थी ये पल अब यहीं रुक जाएं। उसकी आंखें बंद थीं। कुछ पल को वो ये भी भूल गई कि वह कहाँ पर है, किसकी बाहों में है, किसके साथ है। वह सिर्फ इस पल को दिल की गहराइयों से महसूस करना चाह रही थी। अचानक से उसके कान में जगत की आवाज पड़ी। क्या हुआ कविता, कुछ तो बोलो। कविता ने हौले से सर हिला दिया, मानो कुछ भी बोलने से वह मना कर रही थी। शायद इस पल की मिठास को वो अभी और चखना चाहती थी। बगैर कुछ बयां किए, बगैर हिले डुले, जगत समझ गया कि इस वक्त कविता प्रेम के सागर में हिलोरे ले रही है, जहां उसे एक अनोखा सुकून प्राप्त हो रहा है। इसलिए उसने भी उस वक्त शांत रहना उचित समझा। करीब 10 मिनट के बाद कविता जगत की बाहों से अलग हुई। उसकी आंखों में आंसू थे। उसने अपने हाथों से अपने आंसू पोंछे और कहा, हालांकि मेरे गुजरे हुए कल से तुम्हें कुछ लेना देना नहीं होना चाहिए, और मैं भी अपने उन पलों को बार बार याद करके परेशान नहीं होना चाहती हूँ, लेकिन फिर भी सच्चाई से रूबरू होने का हक है तुम्हें। इसलिए बताती हूँ कि मेरे वो साल जो सुनहरे होने थे, कैसे बदसूरत होते चले गए। जगत ने भी उस बात को सुनने के लिए अपनी मौन स्वीकृति दे दी। कविता ने कहना शुरू किया, पिताजी जब ठीक होकर घर आ गए, माँ ने मेरे सर पर हाथ रखकर कहा, बेटी रमेश कथित वो व्यक्ति से शादी कर लो। वो बहुत अच्छा है। हमारी तकलीफ में एक वही तो था जो हमेशा खड़ा मिला। पैसों से, दवाई पानी से, हर चीज से उसने हमारी मदद की। बड़े एहसान है बेटा उसके हम पर। और मैंने उसकी आंखों में तुम्हारे लिए प्रेम भी देखा है। बेटा तुम्हारी शादी तो करनी ही है, तो क्यों ना सामने एक अच्छा लड़का है जो तुम्हें पसंद भी करता है, क्यों ना तुम्हारी शादी रमेश से ही कर दी जाए। मैं माँ की सोच समझ सकती थी। उनके भावों का मेरे पास कोई भी उत्तर नहीं था। मुझे उस वक्त सिर्फ हाँ ही कहना था, क्योंकि मैं अपने माता पिता पर अनावश्यक बोझ नहीं बनना चाहती थी। और उसके बाद नियत समय पर
रमेश और मेरी शादी हो गई। शादी की शुरुआत के दिन बहुत अच्छी तरह से बीत रहे थे। मुझे लग रहा था मैंने जो कुछ किया बहुत अच्छा किया। रमेश मेरी चिंता करते हैं, मेरा ख्याल रखते हैं, मेरे साथ पति होने का पूरा फर्ज निभाते हैं। लेकिन ऐसा कुछ महीनों ही चल पाया। धीरे धीरे रमेश की मानसिकता मेरे सामने उजागर होने लगी। वह वास्तव में एक सौदागर था, जो शुरुआत में पैसे खर्च करने के बाद उन्हीं पैसों से बड़े पैसे बनाने की सोच रखता था। वह मेरे शरीर से खेलना चाहता था, न कि एक पत्नी के रूप में मुझे अपने पास रखना चाहता था। जब उसका मेरे शरीर से दिल भर गया, उसने मेरे शरीर से पैसा कमाने की सोची। शायद मुझसे शादी करने का उसका यही एक उद्देश्य भी था। एक दिन जब वह ऑफिस से आया, काफी थका सा था, मैंने उसके जूते उतारे। उसने कहा, आज की रात मेरे दोस्त की फैमिली हमारे घर आ रही है, तुम उनके लिए अच्छा सा भोजन बना दो। मैं बहुत थका हूँ। मैंने हाँ में सिर हिला दिया, क्योंकि मेरे पति का दोस्त मेरे लिए सम्माननीय था और पति की आज्ञा मेरे सर आंखों पर थी। मैंने उनके दोस्त के लिए जल्दी जल्दी सब्जियां बनाई, पूरी वगैरह का इंतजाम किया। जो कुछ मैं बेहतर कर सकती थी, उससे कुछ ज्यादा ही मैंने किया। लगभग 9 बजे के आसपास उनके दोस्त की फैमिली आ गई। फैमिली के नाम पर सिर्फ दोस्त और उसकी पत्नी थी। पत्नी बेहद खूबसूरत थी, दोस्त भी ठीक ठाक हैंडसम था। मैंने बड़े ही सम्मान से उन्हें बैठाया और उनके लिए खाना लगाया। रमेश भी तब तक फ्रेश होकर आ चुके थे। हम चारों ने मिलकर खाने का लुत्फ लिया। उस दिन मैंने पहली बार रमेश के हाथों में शराब का प्याला देखा। मैं अंदर ही अंदर परेशान होने लगी कि आज तक तो मैंने रमेश को शराब पीते नहीं देखा था, और आज बगैर मुझे बताए ये शराब के पैग आपस में ऐसे लड़ा रहे हैं मानो कितने पुराने शराबी हों। दोस्त के हाथ में सिगरेट भी थी। हालांकि रमेश सिगरेट नहीं पीता था। खाने के साथ साथ दोनों ने एक अच्छे लेवल की शराब हलक से नीचे उतार ली थी। दोनों के पैर लड़खड़ा रहे थे। मैंने उनकी फैमिली के लिए बगल वाला कमरा तैयार कर दिया था। रात करीब 11 बजे बातचीत खत्म होने के बाद मैंने रमेश को और उनके मित्र की पत्नी ने अपने पति को बमुश्किल उठाकर अपने अपने बिस्तर पर पटक दिया। दोनों उतने नशे में थे भी या नशे होने का नाटक कर रहे थे, मुझे नहीं पता था। कविता ने एक लंबी सांस ली और यहाँ तक तो सब कुछ सामान्य था, लेकिन उसके बाद जो कुछ हुआ, उसने मेरे पैरों के नीचे से जमीन सरका दी। उसके बाद क्या हुआ? जगत ने विस्मय से पूछा। कविता ने एक बार फिर से एक लंबी सी सांस ली और फिर अतीत में खोती चली गई। वो औरत जो उनके दोस्त के साथ आई थी, असल में उसकी पत्नी नहीं थी। पत्नी नहीं थी? जगत आश्चर्य में पड़ गया। तो कौन थी वह? उसने पूछा। असल में वह एक वेश्या थी। वेश्या? हाँ, और उसे मेरे पति रमेश ने अपने लिए उस रात के लिए बुक किया था, और उसे इस घर में लाने का जिम्मा उसने अपने दोस्त को सौंपा था। साथ ही एक और घिनौनी डील उन दोनों के बीच तय हुई थी। वह क्या? वो ये कि उस रात उस वेश्या के साथ तो मेरे पति को सोना था, और उस दोस्त के साथ मुझे। क्या? जगत अबाक रह गया। हाँ, और इसके लिए उसके उस कथित दोस्त ने मेरे पति को एक अच्छे अमाउंट की पेशकश भी की थी। यहाँ तक कि वह वेश्या भी मेरे पति के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट लाई गई थी। यानी मेरी कीमत में वह वेश्या और एक बहुत बड़ा अमाउंट था। वो बड़ा कमीना था वो। जगत बुदबुदाया। कविता जारी रही। रात के करीब 12 बज रहे थे। शायद दोनों लोग शराब में धुत होने का नाटक ही कर रहे थे, जिसे मैं समझ न सकी। थोड़ी ही देर में मुझे चक्कर से आने लगे। किस वजह से, मैं समझ न सकी थी। मुझे लगा शायद काम से ज्यादा बोझ पड़ने की वजह से ही शायद मेरा ब्लड प्रेशर कुछ बढ़ गया होगा और मुझे चक्कर आ रहे हैं। लेकिन वास्तविकता ये नहीं थी। खाना खाने के बाद रमेश ने मुझे एक शरबत की पेशकश की थी। उस वक्त सब कुछ सामान्य था। मुझे उस शरबत को पीने में कोई गुरेज नहीं था, क्योंकि मेरे पति के द्वारा मुझे ये ऑफर किया गया था। मैंने एक ही घूंट में उस गिलास को खाली कर दिया था। उस वक्त तो मुझे कुछ भी नहीं हुआ था। शायद जो कुछ उसमें मिला था, उसकी मियाद 1 घंटे के बाद शुरू होनी थी। अब उसका प्रभाव मुझ पर चढ़ने लगा था। मेरे चक्कर बढ़ने लगे, मुझे बेहोशी सी आने लगी। उधर रमेश बिस्तर पर बेसुध पड़ा था और दूसरे कमरे में उसका दोस्त, दोनों ही बेहोशी में होने का नाटक कर रहे थे। और इधर मैं वास्तव में बेहोश होती चली जा रही थी। दोस्त के साथ आई उसकी कथित पत्नी तटस्थ थी। उसे शायद ये सब कुछ पता था, लेकिन उसे स्पष्ट निर्देश थे कि वहाँ जो कुछ भी घटित होगा उसमें उसे कोई भी प्रतिक्रिया नहीं देनी है, और वह इसका पालन कर रही थी। थोड़ी ही देर में मैं अर्धमूर्छित अवस्था में पलंग पर गिर गई, और मेरे गिरते ही मेरा पति और उसका दोस्त दोनों होश में आ गए।
शायद दोनों ही मेरे गिरने की प्रतीक्षा कर रहे थे। उसके बाद वह कथित औरत मेरे पति वाले कमरे में शिफ्ट हो गई और मुझे दोनों ने उठा करके उनके दोस्त वाले कमरे में शिफ्ट कर दिया। मैं अपने होशो हवास में बिल्कुल नहीं थी। मेरे साथ रात भर मेरे पति के उस दोस्त ने क्या क्या किया, उसके निशान जब मैं सुबह उठी तब मुझे महसूस हुए। मेरी पीठ, मेरे गले पर हैवानियत के निशान स्पष्ट थे। मेरे होठ और मेरे माथे पर बीभत्स तरीके से चुंबन के प्रहार थे, इतने गहरे कि मुझे खुद का चेहरा देखने से घृणा हो रही थी। सुबह सब कुछ सामान्य था, सिवाय मेरे। रमेश गहरी नींद में सो रहा था और मेरे उठने के पहले ही उसका दोस्त और वह वैश्या हमारे घर से रुखसत हो चुके थे। जब मैं उठी और मैंने अपने को देखा तो मुझे मेरे साथ रात में जो दरिंदगी हुई उसका आभास हुआ। रमेश मेरी नजरों से गिरता चला गया, लेकिन क्या करती, उसकी पत्नी थी, अबला थी और बेसहारा भी, कहाँ जाती। हालांकि मैंने इस बात के लिए रमेश से बहुत लड़ाई की, झगड़ा किया, न जाने कितने दिन मैं उससे बोली ही नहीं। लेकिन कहते हैं ना, आखिर कमजोर को झुकना ही पड़ता है, और हम दोनों के बीच में मैं ही कमजोर थी। किसी तरह से मैंने खून की घूंट पी और रमेश से इस तरह की गलती को दोबारा दोहराने के लिए कटु शब्दों में मना किया और खुद को वक्त के हाथों सौंप दिया। उस वक्त वह मान गया। उसने कहा शायद उससे गलती हो गई है और पहली गलती है, ऐसी गलती दोबारा नहीं होगी। मैंने भी मन को समझा लिया। हालांकि जब जब मैं अपने शरीर को देखती थी मुझे अपने आप से घृणा होने लगी थी। मुझे अपने शरीर पर पराये मर्द के निशान चुभते थे। मैं उन्हें देखना नहीं चाहती थी, लेकिन मैं मजबूर थी। और उस दिन रमेश ने बड़े प्रेम से मेरे बालों पर हाथ फेरा और बोला, शाम को समय पर तैयार हो जाना, पिक्चर देखने चलेंगे। ये पहली बार था। इसके पहले कभी भी ऐसे प्यार से पुचकार कर रमेश ने मुझसे कुछ भी नहीं कहा था, और वो भी पिक्चर। ये तो आश्चर्य था। मैंने होली से हाँ कर दिया। मैं रमेश पर विश्वास कर चुकी थी कि शायद एक भूल के बाद वो आगे ऐसी भूल को दोहराएगा नहीं। नियत समय पर रमेश शाम को घर वापस आ गया। अरे तुम अभी तक तैयार नहीं हुई? मुझे तैयार न हुआ देखकर वो थोड़ा गुस्सा हुआ। बस अभी 2 मिनट में तैयार होती हूँ, मैंने जल्द जल्द काम निपटाते हुए कहा। 2 मिनट में नहीं, तुम आधा घंटा ले सकती हो। कम से कम खूबसूरत दिखना ही चाहिए तुम्हें। खूबसूरत दिखना चाहिए तुम्हें, वो भी पिक्चर देखने के लिए। ये शब्द अजीब थे। दाल में कुछ काला तो मुझे नजर आया, लेकिन रमेश पर मेरा विश्वास इस पर भारी पड़ रहा था, इसलिए मैंने दिमाग नहीं लगाया। फिर भी मैंने पूछ ही लिया, पिक्चर देखने के लिए मुझे खूबसूरत दिखना चाहिए का क्या मतलब? मैं समझी नहीं। अरे मेरा मतलब है मेरी धर्मपत्नी मेरे बगल में चलेगी और सुंदर दिखेगी तो मुझे अच्छा लगेगा ना। माथे पर बिंदी, काजल से सराबोर सुंदर आंखें, गुलाबी गुलाबी गाल हों तो लोग तुम्हारी तारीफ करेंगे, तुम्हें मुड़ मुड़ कर देखेंगे तो मुझे भी अच्छा लगेगा ना। कहते हुए हौले से रमेश ने मेरे गाल पर हाथ लगाया और मुस्कुरा दिया। शायद मैं पगली एक बार फिर से उसकी बातों में आ गई। मैंने आगे दिमाग नहीं लगाया और अपने को बड़ी खूबसूरती से सजाने में लग गई। आधे घंटे के बाद मैं घर छोड़ चुकी थी। अब पिक्चर हॉल के बाहर हम दोनों खड़े ही थे कि अचानक से सामने हस्बैंड और वाइफ, जिनको हम जानते थे, दिखी। देखते ही वो बोले, अरे रमेश जी आप। अरे भाभी जी नमस्कार। नमस्कार। एक नॉर्मल सी बातचीत हुई। काफी दिन बाद हमने पिक्चर का प्रोग्राम बनाया। जब से शादी हुई है तब से हम लोग एक साथ कहीं बाहर नहीं निकले थे। बड़ी अच्छी बात है भाई, हम भी आज पिक्चर देखने निकले हैं। अरे वाह, सेम सेम। चलिए पिक्चर शुरू होने वाली है। कहते हुए चारों लोग पिक्चर हॉल के अंदर प्रविष्ट हो गए। पिक्चर नियत समय पर शुरू हुई और नियत समय पर ही खत्म हो गई। हम चारों अब बाहर आ चुके थे। आगे का क्या प्रोग्राम है? मेरे पति ने अपने उस कथित दोस्त से पूछा। अब बाहर ही कुछ खा पी लेते हैं, उसके बाद चला जाएगा। चलो हम भी बाहर ही खाना खा लेते हैं, घर का खाते खाते बोर हो गए हैं, मेरे पति ने मुस्कुराते हुए कहा। उनकी बात दो अर्थी थी, जिसे मैं भोली भाली समझ ना सकी। खाना खाते खाते दोनों दोस्तों ने एक बार फिर से शराब के पैमाने आपस में टकरा लिए। मैंने घूर कर रमेश की तरफ देखा, लेकिन कुछ बोल ना सकी, क्योंकि दो दोस्त आपस में बैठे थे। बीच में कुछ भी कहना शायद सही नहीं था। थोड़ी ही देर में दोनों ही दोस्त शराब के नशे में चूर हो चुके थे। एक बार फिर मुझे वही वाकया याद आने लगा, जब पहली बार मेरी अस्मत पर किसी पराये मर्द ने अपना हाथ डाला था। कहीं आज फिर ऐसा ना हो जाए, सोचकर अंदर ही अंदर कांप उठी थी मैं। लेकिन फिलहाल वक्त से हाथ तो मिलाना ही था। मित्र की पत्नी और मैंने अपने अपने हस्बैंड को संभाला और ऑटो रिक्शा कर हम
सबसे पहले अपने घर पहुंचे। एक बार इतिहास खुद स्वयं को दोहरा रहा था। दोनों ही नशे में धुत थे, इतने कि हमारे वाले घर से दूसरे घर तक जाना उसके मित्र के लिए संभव न लग रहा था। फिलहाल मैं सावधान थी। मुझे किसी भी हालत में अब किसी भी चीज का सेवन नहीं करना था, क्योंकि किसी भी चीज का सेवन मुझे बेसुध कर सकता था और मैं दोबारा इतिहास को दोहराना नहीं चाहती थी। मैं कुछ ज्यादा ही सावधान थी। मैं रात भर सोई नहीं। कभी जगत की ओर देखती तो कभी अपने कमरे के दरवाजे की तरफ। मुझे लगता कब दरवाजा खटखटाया जाएगा और कब वह दोस्त इस कमरे में प्रविष्ट होगा, या फिर रमेश ने कोई और तरीका ना अपनाया हो। अब मैं किसी भी हालत में अपने शरीर को और नुचवाना नहीं चाहती थी। इसी ऊहापोह में सुबह के कब 4 बज गए मुझे पता न चला। मेरी जान में जान आई, मैं बच गई। ये सोचकर मुझे सुखद आश्चर्य हो रहा था, लेकिन मैं शायद गलत थी। आगे की कहानी अगले भाग में। तो दोस्तों, आपको कहानी कैसी लग रही है हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। कहानी को पूरा सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।